हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी का साधु संतों ने जोरदार स्वागत किया है। डाम कोठी पर अखाड़ों के संतों के साथ सीएम धामी ने बैठक की, जिसमें 2027 अर्धकुंभ मेले को लेकर साधु संतों से चर्चा की गई। मीटिंग के दौरान मेला प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की आस्था और संस्कृति का वैश्विक उत्सव है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार कुंभ 2027 के शाही स्नानों की तिथियों का भी ऐलान किया। पहला शाही स्नान 14 जनवरी 2027 को होगा। कुंभ मेला 2027 का पहला शाही स्नान मकर संक्रांति को 14 जनवरी 2027 को होगा। दूसरा अमृत स्नान और फिर मौनी अमावस्या 6 फरवरी, बसंत पंचमी 11 फरवरी, माघ पूर्णिमा 20 फरवरी और महाशिवरात्रि का अमृत स्नान 6 मार्च 2027 को और फागुन का अमावस्या अमृत स्नान 8 मार्च 2027 को। नया संवत्सर का नया साल 7 अप्रैल को। मेष संक्रांति अमृत स्नान 14 अप्रैल 2027 को। श्री रामनवमी का 15 अप्रैल 2027 को और चैत्र पूर्णिमा का 20 अप्रैल 2027 को होगा। देहरादून में एबीवीपी के 71वें अधिवेशन में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ पहुंचे। उन्होंने इस अधिवेशन का विधिवत शुरुआत की। एबीवीपी के अधिवेशन में देश भर से 1500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अधिवेशन में बीजेपी नेताओं और मंत्रियों का भी जमावड़ा लगा। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और गणेश जोशी भी पहुंचे। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी कार्यक्रम में पहुंचे। तो देख सकते हैं तस्वीरें आप। Spiritual text contains insights of modern science, and also all the seekers spoke about it. All knowledge resides within us. Our old tradition says, and Indian teaching says that Jnana is sacred and must be acquired through tapas. Vigyan is a tool that has the power to transform. And sanskar is a purpose which has been generated over years of generations of hard work. And seva is the duty that each one of us towards our motherland. विज्ञान से प्रगति होती है, संस्कार से प्रदिशा मिलती भी है. Nations become self-reliant when youth transform ideas into institutions, prototypes into products, and dreams into missions. शाश्वत आत्मनिर्भर बनता है तब विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 और उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 का शुक्रवार से विधिवत शुभारंभ हो गया है। 3 दिवसीय सम्मेलन में अलग अलग सेशन होंगे। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस तरह के सम्मेलन उत्तराखंड और हिमालयी राज्यों के लिए बेहद जरूरी है। कार्यक्रम को आयोजित कर रहा उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक दुर्गेश पंत का कहना है कि हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। साथ ही इन 3 दिनों में इस क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग एक मंच को साझा कर चर्चा करेंगे, जहां पर जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। वैश्विक सम्मेलन है और विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन है और साथ साथ में 20वां राज्य का साइंस टेक्नोलॉजी का उसकी कॉन्फ्रेंस है। तो 2 बड़े कार्यक्रम हैं और ग्राम से लेके ब्लॉक से लेके जनपद और राजधानी से और पूरे राज्य से, देश से लेके पूरे विश्व पटल का एक बहुत बड़े 2 कार्यक्रम हैं और आशय भी यह है कि हिमालय जाना जाए।
नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान किडनैप कांड पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को तलब किया है। इसके साथ ही किडनैप हुए 5 जिला पंचायत सदस्यों को भी कोर्ट ने 3 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया। हालांकि मामले में सीआईडी ने कोर्ट में एक्शन टेकन रिपोर्ट तो दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने इस रिपोर्ट से संतुष्टि नहीं जताई है। आपको बता दें 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरनवाल के पति समेत कई लोगों पर 5 जिला पंचायत सदस्यों के किडनैप का आरोप लगाया था, जिसका कोर्ट ने संज्ञान लिया था। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दी कि उन्होंने फर्दर क्या इन्वेस्टिगेशन किया, और रिपोर्ट को पढ़कर कोर्ट बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे। इसलिए कोर्ट ने ये कहा है कि अगली तारीख जो 3 दिसंबर उन्होंने तय की है, 3 दिसंबर को पुलिस कप्तान और ये 5 लोग जिनका अब्डक्शन हुआ था, बाद में अपना दल बदल लिया, ये कोर्ट में अपियर हों। हरिद्वार में कनकल इलाके के मिसरपुर गांव में दर्दनाक हादसे में 10 साल की बच्ची को इससे इफेक्ट हुआ है और 10 साल की बच्ची की मौत हो गई है। हादसा 2 दिन पहले हुआ था, जिसका वीडियो अब सामने आया है। घर के बाहर खेल रही एक बच्ची को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कैसे यह हादसा हुआ। टक्कर लगने से बच्ची नीचे सड़क पर गिर गई। इसके बाद उसके ऊपर कार का टायर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई थी और कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बच्ची के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। चमोली में बीती रात हुए हादसे में घायल दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई है। दोनों बाइक सवारों की गुरुवार रात को बद्रीनाथ हाईवे पर कार के साथ टक्कर हो गई थी, जिससे गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान दोनों ने ही दम तोड़ दिया। दोनों युवक एक विवाह समारोह से वापस लौट रहे थे। पिछले कुछ साल में उत्तराखंड में डॉक्यूमेंट्स का कैसे दुरुपयोग हुआ, ये बात अब जांच में सामने आने लगी है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स की जांच को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश हुए तो कई विभागों की कलई खुल गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर चेकिंग तेज है। सीएससी सेंटर्स में जहां भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, उन पर प्रशासन की नजर है। गुरुवार को देहरादून में सीएससी सेंटर्स की चेकिंग में अनियमितता मिली तो कुछ सेंटर्स को सील भी किया गया। देहरादून में 10,000 फर्जी राशन कार्ड और 5,000 के करीब आयुष्मान कार्ड फर्जी पाए गए। सीएम धामी ने कहा कि जांच को व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा और हमने इसीलिए राज्य के अंदर पिछले 10 सालों का पूरा एक वेरिफिकेशन ड्राइव हम इस पर चला रहे हैं कि जिन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर राशन कार्ड बनाए हैं, यहाँ पर वोटर आईडी बना ली है या आधार कार्ड ले लिया है, बिजली के कनेक्शन ले लिए हैं, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं जो उनको नहीं मिल सकती हैं, जिसकी वो पात्रता में नहीं आते हैं, उनको भी ये सब मिल गए हैं। और यही हमारी डेमोग्राफिक जो खराब हो रही है उसके लिए हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। वहीं जिलाधिकारी देहरादून का कहना है फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल राशन बनाने, आयुष्मान कार्ड बनाने में बड़े पैमाने पर पाया गया है। देहरादून में कई लोगों ने इन कार्ड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जिसको देखते हुए उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी जिनकी लापरवाही से ये कार्ड बने हैं। यदि वहाँ पे कोई भी फॉर्जरी की जा रही है, कोई भी फ्रॉडुलेंट वे से रिपोर्ट्स लगाई जा रही हैं, तो जो जेन्युइन हमारे लाभ हैं, स्कीम्स और डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो हम सब्सिडीज़ देते हैं, धनराशि अंतरण करते हैं या अन्य कई इनडायरेक्ट लाभ मिलते हैं, वो डाइवर्ट होते हैं। देखिए, मिसयूज अगर डॉक्यूमेंट अगर किसी के रडार पे नहीं है और किसी ने जांच नहीं की है, तब तो डॉक्यूमेंट मिसयूज हो सकते हैं। अदरवाइज देखिए, आज की डेट में जो आधार कार्ड बन रहे हैं, ये वो किसी भी ओरिजिनल प्रूफ के नहीं बनते हैं, उसके लिए एक प्रूफ देना पड़ता है। इसी प्रकार राशन कार्ड की प्रक्रिया है, उसमें जो आधार कार्ड है वो मेंशन है। पहले तो फर्जी दस्तावेज बनाकर घुसपैठ की गई, फिर राशन कार्ड बनवाकर सरकारी राशन का लाभ लिया गया, तो आयुष्मान कार्ड से स्वास्थ्य लाभ भी जम कर लिया गया
और असली पात्र को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखा गया। उम्मीद है कि ऐसे घुसपैठियों को अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। विकासनगर के पचवादून क्षेत्र में 5 दिसंबर से अतिक्रमण को हटाने का काम किया जाएगा। प्रशासन ने हरबटपुर इलाके के 54 अवैध कब्जे चिन्हित कर लिए हैं, जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। डूब क्षेत्र और बंजर भूमि ये अवैध कब्जे यहां पर किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि 3 दिन तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। रुद्रप्रयाग के ग्रामीण और शहरी इलाकों में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ रहा है। शाम के समय अंधेरा होते ही गुलदार रिहायशी इलाकों में आ धमक रहे हैं। ये वीडियो शीतला माता मंदिर भक्तियाना के पास की है, जहां पर गुलदार चहलकदमी करते देखा जा सकता है। इसके बाद लोगों में दहशत है। लोग वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। और बागेश्वर से अगली खबर, जहां पर छौना बिलौरी गांव में स्कूल जा रही छात्रा पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। लड़की के नाक और माथे पर गहरी चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद परिवार ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। इलाके में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक बंदरों के हमले में कई लोग घायल हो चुके हैं। इसकी वजह से उसको काफ़ी चोट आई और उसको टाँके लगे, तो अभी हम यहाँ बागेश्वर अस्पताल में लाए हैं, तो अभी उसका इलाज चल रहा है। और हम वन विभाग और प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि बंदरों के आतंक को रोकने की कोशिश करें, जो कि घरों में जो छोटे बच्चे हैं और स्कूल जाते हैं, उसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में सेंध लगाने की बीजेपी की रणनीति अब खुद बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। एक एक सीट पर कई दावेदार 2027 के बीजेपी के चुनावी गणित को बिगाड़ सकते हैं। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक दर्जन भर ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने कांग्रेस के बड़े चेहरों को तोड़कर अपने साथ जोड़ा, ताकि कांग्रेस को बैकफुट पर धकेला जा सके। लेकिन अब बारी 2027 की है और ये सभी चेहरे टिकट की दावेदार हैं। टिकट मिला तो ठीक, वरना कांग्रेस और निर्दलीय का ऑप्शन तो खुला ही है। दोनों ही हालात में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। टिकट एक को ही मिलना है, लेकिन बाकी गणित गड़बड़ा सकते हैं और कांग्रेस इसी मौके पर टकटकी लगाए बैठी है। गंगोत्री सीट से सुरेश चौहान विधायक हैं। विजयपाल सजवाण भी अब टिकट की दौड़ में हैं। सजवाण 2022 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। वहीं प्रोला से दुर्गेश्वर लाल बीजेपी के विधायक हैं। राजकुमार, मालचंद, राजेश जुआठा अब बीजेपी में हैं। तीनों ही टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं। टिहरी में पूर्व कांग्रेसी किशोर उपाध्याय अब विधायक हैं। धन सिंह नेगी और दिनेश धनी भी टिकट के दावेदार हैं। दोनों ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। भीमताल से विधायक राम सिंह कैड़ा हैं। दान सिंह भंडारी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 2022 में भंडारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वही तोड़फोड़ आज भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गई है, क्योंकि एक एक विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी में ही लंबी कतारें लगी हुई हैं और ऊपर से जो लोग कांग्रेस से टूट करके भाजपा में गए हैं वो भाजपा के लिए सिर दर्द बने हुए हैं, क्योंकि सभी लोग विधानसभा की दावेदारी चाहते हैं, टिकट चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी किस किस को विधानसभा का टिकट दे देगी। उधर बीजेपी का कहना है कि पार्टी में आने वाला हर नेता पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ जुड़ता है। पार्टी में सामूहिक फैसले होते हैं और सभी उसी फैसले के साथ खड़े रहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब किसी को भी इस पार्टी में जोड़ती है तो पार्टी निष्ठा के साथ व्यक्ति कार्य करे, इस दृष्टिकोण से जोड़ती है। हम किसी को कोई आश्वासन देकर दल से नहीं जोड़ते हैं, स्वार्थ देकर दल से नहीं जोड़ते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जब निर्णय होता है सभी कार्यकर्ता उस निर्णय के साथ खड़े रहते हैं, कोई बैकफायर की बात नहीं है। बहरहाल बीजेपी ने कुनबा तो जोड़ लिया, लेकिन चुनाव तक उसे जोड़े रखना टेढ़ी खीर से कम नहीं, क्योंकि जो नेता टिकट की चाह में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ सकते हैं वो टिकट न मिलने पर घर वापसी भी कर सकते हैं। जैसे जैसे चुनावी शोर तेज हो रहा है वैसे वैसे अंदरूनी खींचतान भी बढ़ने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स के मुख्यालय में शनिवार को पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाएगा। अग्निवीर योजना के तहत इस बार 1000 अग्निवीर जवान सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मुख्यालय में पीओपी की तैयारियां जारी हैं और पासिंग आउट परेड को 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला समारोह 29 नवंबर को होगा। इसमें 500 अग्निवीर शपथ लेंगे, जबकि दूसरी पीओपी 2 दिसंबर को होगी। पीओपी है वो काफ़ी भव्य और बड़ी होने वाली है, क्योंकि पहली बात तो हमारे पास अग्निवीरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो 1000 अग्निवीर हैं, इसलिए हमने पीओपी 2 भागों में की है। एक पीओपी होगी 29 नवंबर को और एक पीओपी होगी 2 दिसंबर को, तो काफ़ी भव्य तरीके से होगी। और ख़ासकर मैं जो लैंसडाउन कोटद्वार के जो स्कूल हैं, स्कूली बच्चे हैं, एनसीसी के छात्र हैं और अन्य गणमान्य लोग, सभी को इनवाइट दिया जाएगा, जिससे कि सभी लोग इस अग्निवीरों की मेहनत को देख सकें, उनको शुभकामनाएं दे सकें। औली से खबर है, जहां पर चेयरकार को मरम्मत करने के लिए 4 दिसंबर तक बंद रखा गया है। पर्यटन विभाग का कहना है कि चेयरकार की मरम्मत 1 हफ्ते तक चलेगी। विभाग ने बताया कि क्रिसमस और न्यू ईयर पर बड़ी संख्या में पर्यटक औली आते हैं और उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको देखते हुए चेयरकार की मरम्मत का फैसला लिया गया है। हर साल ऊंचाई वाले इलाकों में ट्रैकिंग के दौरान कई लोग रास्ता भटक जाते हैं या पर खराब मौसम में फंस जाते हैं। ऐसे हादसों को रोकने और तेज रेस्क्यू को सुनिश्चित करने के लिए एसडीआरएफ ने अब एक नया ऑपरेशन शुरू किया है। देखिए, सर्दियों का मौसम और पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड, लेकिन इन सब के बीच एसडीआरएफ की टीमों का नया मिशन शुरू हो गया है। उत्तराखंड के उच्च हिमालय ट्रैकिंग रूट्स पर इस समय बाहर से आने वाले ट्रैकर्स की आवाजाही बढ़ने लगती है। कई बार अचानक मौसम बदलने, बर्फबारी, रास्ता भटकने या हेल्थ इमरजेंसी के कारण ट्रैकर्स जानलेवा हालत में फंस जाते हैं और ऐसे कई रेस्क्यू ऑपरेशन सामने आए हैं जिनमें टीमों को घंटों और कभी-कभी दिनों तक मुश्किल परिस्थितियों में चलकर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना पड़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए एसडीआरएफ ने इस बार नई रणनीति अपनाई है। राज्य में मॉनसून एवं चारधाम यात्रा के उपरांत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस व ट्रैकिंग की बढ़ती गतिविधियों के दृष्टिगत एसडीआरएफ की हाई ऑल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम अलर्ट मोड पर रहती है। यह टीम अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। एसडीआरएफ ने अलग अलग संवेदनशील ट्रैकिंग रूट्स पर अपनी विशेष टीमों को तैनात कर दिया है, जिसमें केदार घाटी, गोमुख, तपोवन रूट, हर्षिल बेल्ट, फूलों की घाटी, हेमकुंड क्षेत्र और अल्मोड़ा बागेश्वर के कई ट्रैक्स पर ये टीमें पेट्रोलिंग और सर्विलांस करेंगी और ट्रैकर्स को मौसम अपडेट, जोखिम और रूट को लेकर गाइड करेंगी। साथ ही एसडीआरएफ की ये टीमें पूरी ट्रेंड और विशेषज्ञों से बनी हैं, जो कम तापमान, बर्फीले इलाकों और ऊंचाई पर काम करने में सक्षम हैं। टीम के कार्मिक अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग मनाली, हिमाचल प्रदेश एवं नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेषीकृत पर्वतीय रेस्क्यू प्रशिक्षण प्राप्त हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में यह टीम त्वरित प्रभावी प्रतिक्रिया हेतु अलर्ट मोड पे रहती है। उच्च हिमालय में ट्रैकिंग का रोमांच अपनी जगह है, लेकिन जोखिम भी उतने ही बड़े हैं और एसडीआरएफ की ये नई तैनाती ट्रैकर्स की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। बीते कुछ सालों में पिथौरागढ़ में फिश फार्मिंग लगातार परवान चढ़ी हुई है, जिससे लोगों को रोजगार तो मिला ही, साथ ही शौकीनों को ताजी मछली भी मिल रही है। खासतौर पर हिमालय ट्राउट जैसी प्रजाति की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। देखिए, पहाड़ों में फिश फार्मिंग की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। ऐसे में अब ये संभावनाएं परवान भी चढ़ रही हैं। खासकर पिथौरागढ़ में बीते सालों में मछली का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आलम ये है कि अभी जिले में 350 से ज्यादा रेसवे मौजूद हैं।
एक रेसवे में 1 टन का उत्पादन आसानी से हो रहा है। यही नहीं, फिश फार्मिंग परवान चढ़ने से सैकड़ों लोगों को अपने घर पर ही रोजगार भी मिल रहा है। मछली उत्पादन को परवान चढ़ाने में फिशरीज डिपार्टमेंट का अहम रोल रहा है। हमारे पास जिले में 350 के आसपास रेसवेज हैं और 150 लोग इस परियोजना से हमारे जुड़े हुए हैं। और अगर उत्पादकता हम प्रति रेसवेज की बात करें तो अच्छे, अगर बहुत ठंडा पानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है तो वहाँ पर हमारा लगभग जो है 1 टन एक रेसवे में जो है उत्पादन निकल जा रहा है। जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां जमकर हिलालिया ट्राउट का उत्पादन हो रहा है, वहीं निचले इलाकों में ग्रास, कॉमन, रोहू और कतला जैसी प्रजातियों के जरिए फिश फार्मिंग हो रही है। स्थानीय स्तर पर मछली उत्पादन से बाहरी जिलों पर निर्भरता भी काफी कम हो गई है। आलम यह है कि अब कईयों ने फिश प्रोडक्ट के आउटलेट भी खोल दिए हैं, जहां मछली के शौकीनों को सभी प्रजातियों की फ्रेश मछलियां तो मिल ही रही हैं, साथ ही मछलियों का अचार, फिश मोमो, फिश पापड़, फिश बॉल्स, फिश फिंगर और फिश कटलेट जैसे डिश भी शौकीनों का स्वाद बढ़ा रहे हैं। मछली पालन की बहुत अपार संभावनाएं हैं। जो हमारा पिथौरागढ़ जिले में डुंगरी गांव है, वो तो पूरा मत्स्य पालक, वहाँ पे सब लोग मत्स्य पालक ही हैं। और दूसरे नंबर पे हमारा मेल डुंगरी गांव भी है सर, जिसमें सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था मछली पालना। तो आज की डेट में वहाँ भी 15-20 मत्स्य पालक हैं। बीते कुछ सालों में भले ही फिश फार्मिंग में अच्छा उछाल आया हो, बावजूद इसके भविष्य में भी यहाँ मछली उत्पादन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। बस जरूरत है तो लोगों को इससे जोड़ने की, ताकि रोजगार के नए दरवाजे भी खुलते रहें। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के गौमुख क्षेत्र में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यहाँ पर तापमान माइनस से नीचे जा रहा है। ऐसे में गौमुख ट्रैक पर वन्य जीवों की चहलकदमी की तस्वीरें सामने आई, जिसमें बड़ी संख्या में भरल घूमते हुए देखे जा सकते हैं। पूरे क्षेत्रों में वन्य जीवों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते अब ये प्रकृति के लिए एक अच्छा संदेश माना जा रहा है। राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला रेंज में इन दिनों पर्यटकों को हाथी सफारी करवाई जा रही है। हाथी सफारी के दौरान 2 मादा हाथी आजकल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। राधा और रंगीली नाम की पालतू मादा हाथी रोजाना सुबह और शाम पर्यटकों को सफारी करवाती हैं। राजाजी का चीला रेंज टाइगर और दूसरे जानवरों के दीदार के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर राधा और रंगीली सुबह शाम जब जानवरों के दिखने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, तब पर्यटकों को जंगल में घुमाती हैं। इसका वीडियो सूचना और लोक जनसंपर्क विभाग ने जारी किया है। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश क्षेत्र में इन दिनों पारा -10 डिग्री तक गिर रहा है। ऐसे में यहां पर मौजूद पार्वती ताल पूरी तरह बर्फ से ढक चुका है। बर्फ से जमी ताल में पर्यटक भी चहलकदमी कर रहे हैं। पारा गिरने से पार्वती ताल भी पूरी तरह जम गई है। ये इलाका 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। बावजूद इसके इस मौसम का मजा लेने भी यहाँ पर सैलानी आ रहे हैं।